हाँ जी बेटा, दोबारा सुनो। जिस किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया ध्यान से देखो। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर बेटा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आती है, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं, नेट प्रॉफिट आता है। ये जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, हम इस नेट प्रॉफिट के थ्रू निकालना चाहते हैं नॉन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, मतलब बिजनेस के खर्चे अगर माइनस कर दिए जाए, तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। इस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का दूसरा तरीका, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं उधर लेकर चला जाता हूँ इधर, और इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। तब भी हमारी दोनों साइड क्या रहेंगी? इक्वल। ये वही साइड इस साइड के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? हाँ जी, कोई एक बच्चा प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कर दो ताकि मुझे पता लग जाए। नॉट इन चैट बट इन वॉइस। हाँ जी बेटा बताओ, यहाँ तक क्लियर है रजे? कोई नहीं बोल पा रहा है। प्रीति, आपका तो वॉइस कनेक्ट नहीं है। दीपिका, आपको वॉइस आ रही है बेटा? पहले तो ये बताओ। प्रीति, आपको वॉइस आ रही है बेटा? इज योर माइक ऑन? प्रीति, दीपिका, नो वन। अर्जुन, तेरे को बेटा वॉइस माइक कनेक्ट नहीं हो सकता किस तरीके से? अच्छा, मुझे वॉइस नहीं आ रही तेरी। ओके जी। देन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास होता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपको याद होगा, आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया गया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता था जब आपको पार्टनरशिप में फंडामेंटल पढ़ाया गया था। वहां पर क्या होता था, पहले हम पी एंड एल अकाउंट बनाते थे और ऊपर से नेट प्रॉफिट नीचे आ जाता। बिल्कुल वैसा ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर आता है नेट प्रॉफिट जो हमारा पी एंड एल अकाउंट से आता है। फिर हम यहाँ पे खर्चे माइनस करने शुरू करते हैं, जो हमारे बिजनेस के अदर खर्चे होते हैं। ध्यान से देखना, अब ये जो आएंगे यहाँ पर खर्चे, कौन कौन से खर्चे यहाँ पर आते हैं? ये वो खर्चे होंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट का क्या हो रहा है? एप्रोप्रिएशन हो रहा है। एप्रोप्रिएशन का होता है बंटवारा, और हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं पार्टनर्स के अंदर, कि नहीं, मेंबर्स के अंदर। मेंबर है शेयर होल्डर। कैसे कैसे देंगे और कौन कौन से खर्चे हमारे इधर आते हैं वो देखो। यहां पर लिखा जाता है सबसे पहले, जो हमारा खर्चा आएगा सबसे पहला, वो आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। टू, ट्रांसफर टू रिजर्व। टू, ट्रांसफर टू एनी फंड। अभी फंड कई तरीके के होते हैं। जैसे हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड बनाते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फंड बनाते हैं, जैसे हमें शेयरों को रिडीम करना है तो हमने कोई फंड बना लिया। किसी भी तरीके का अगर कोई भी फंड अगर आपको दे रखा है तो वो आप यहां पर दोगे। और हम प्रॉफिट को बांटेंगे किसे? जैसे हमने पे कहा टू प्रपोज डिविडेंड, हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, तो उस डिविडेंड को हम क्या करेंगे? प्रपोज करेंगे। आप क्या करते हो? इस प्रपोज डिविडेंड को भी यहाँ पे डालते हो, और जब हम इसको क्लोज करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये क्वेश्चन के अंदर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वर्ड तो लिखा है, बट आइटम नहीं लिखी हुई। तो देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कभी कोई हमारा बिजनेस चल रहा है, बहुत से ऐसे खर्चे हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं जो हमारे बिजनेस के नहीं होते। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हो गए जो कभी हुए ही नहीं थे वैसे कभी, जैसे अर्थक्वेक आ गया,
और नुकसान हो गया हमें काफी ज्यादा, तो उसको हम कहते हैं लॉस बाय अर्थक्वेक। लॉस बाय अर्थक्वेक, तो ये भी हमारा इधर आ जाएगा। या कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण अगर हमारा लॉस हो गया तो वो भी हमारा इधर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम बिजनेस चलाते हैं तो एक तो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ हमारे पास, कुछ इनकम हमारे पास ऐसी आ सकती है, जैसे अर्थक्वेक का डिजास्टर तो हुआ, हमें लॉस हो गया, लेकिन कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं, जैसे हमें इसी लॉस की हमें रिकवरी हो गई तो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम वो भी यहां पर आ सकता है। लेकिन ये दोनों चीजें हमारी असल में यहां पर नहीं आएंगी क्योंकि हमारा पी एंड एल अकाउंट का अप्रोप्रिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये बेसिकली आती है ऊपर पी एंड एल अकाउंट में। ये दोनों आइटम यहाँ की बजाय कहाँ थी, पी एंड एल अकाउंट, लेकिन मैं आपको डेबिट में डाल के दिखा रहा हूँ कि डेबिट और क्रेडिट में डाले जाते हैं दोनों आइटम। तो हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना है वो जो कि बिफोर टैक्स हो, मतलब ये वाले नेट प्रॉफिट में वापस जाना है, हमें ये वाला प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा होगा और हमें इस प्रॉफिट की तरफ वापस जाना है। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट दिस प्रॉफिट, नॉट दिस वन। दिस वन विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो अब आपने इस नेट प्रॉफिट पर आते हुए आपने इन इनकम को ऐड करा हुआ है और इन खर्चों को क्या करा हुआ है बेटा, माइनस करा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपने पी एंड एल अकाउंट बनाते हुए सर अब वॉइस आ रही है जब मेरी? हम, हाँ बेटा अब आ रही है वॉइस, बिल्कुल आ रही है। आप प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करते रहना ठीक है। ताकि मुझे पता लग जाए कि ठीक है। आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बिकॉज अभी प्रोजेक्टर चालू नहीं हो पा रहा, जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होगा फिर देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि मोहित सर अभी है नहीं, कुछ काम से गए हुए हैं। तो अभी आ रहे तो बाकी का काम करेंगे, ठीक है। सुनो, स्क्रीन आपको क्लियर है, वॉइस क्लियर है, बस ये बता दो। किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन भी करा है अभी? हाँ जी, एनीवन लेट कमर जिसने भी ज्वाइन करा हो, समझ में ना आ रहा हो? बच्चे आए नहीं आज क्लास के अंदर। सो गरिमा के नाम से अर्जुन आपने ज्वाइन किया हुआ क्या? नहीं, सर क्या? अर्जुन अलग है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, गरिमा वॉइस पूछ रहा था उसमें से। वो मेरे को लगा अर्जुन नहीं है ना क्लास के अंदर, अर्जुन बोल रहा था। सर मैं हूँ। सुनो, गरिमा आपने जो ज्वाइन, आपने कब ज्वाइन किया बेटा, कहाँ से ज्वाइन किया था जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था? सर मैंने अभी यहीं पे ज्वाइन करा था, अभी 2-3 मिनट पहले ही करा मैंने। अच्छा, चलो, मैं भी आपको टॉपिक दोबारा समझा दूंगा 2 मिनट के बाद, अभी आप देख लो फॉर द टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, हमें नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, आफ्टर टैक्स वर्ड ही लिखा होगा, यानी कि वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं लिखा होगा। तो आपने क्वेश्चन में करना क्या है, जब हमने इस नेट प्रॉफिट पे पहुंचे हैं तब हमने कुछ आइटमों को माइनस करा है। किन किन आइटमों को माइनस करा है? प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी फंड और प्रपोज डिविडेंड। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हमने प्लस कर रखी होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे हमने माइनस कर रखे होंगे। हमें जाना है इस नेट प्रॉफिट की तरफ जो मैं भी आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, ये नेट प्रॉफिट पे हमें जाना है, वापस जाना है, मतलब उल्टा जाना है अब हमें। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्वेश्चन में क्या रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और हम इसके अंदर एड बैक करेंगे, एड प्रपोज डिविडेंड, एड प्रोविजन फॉर टैक्स, एड ट्रांसफर टू रिजर्व, एड ट्रांसफर टू एनी अदर फंड। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे उसके अंदर हम ऐड करेंगे एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस
माइनस करेंगे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर हमारे पास इनकम रही होगी तो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, इन सबको इसके अंदर प्लस माइनस कर देने के बाद हम जिस फिगर पर पहुंचेंगे उसका नाम रहेगा नेट प्रॉफिट, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था, नेट प्रॉफिट। अब इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पर कैसे पहुंचेंगे। ये बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है जो आपको पी एंड आई अकाउंट में पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या होता है, यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आती है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे आते हैं, एक हमारा ऑपरेटिंग खर्चा आता है। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग खर्चों को माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को माइनस करते हैं, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है कि हमें इस नेट प्रॉफिट पे जाना है जो कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है। अभी हम इस पर बाद में जाएंगे। पहले इस नेट प्रॉफिट को हम नीचे लेकर आते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और हम कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करते हैं दोबारा से, जो हमारे बिजनेस के खर्चे नहीं होते, जिसमें हमारा एप्रोप्रिएशन हुआ होता है, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा हुआ होता है। तो एप्रोप्रिएशन होता है बंटवारा, बांटना। तो यहां पर आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी फंड, प्रपोज डिविडेंड, लॉस बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक एक्सेट्रा, जिसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे कहते हैं। इन सबको कर देने के बाद हम उल्टा चलेंगे नेट प्रॉफिट से, जो जो चीजें हमने माइनस करी ताकि हम इस नेट प्रॉफिट पर पहुंच सके। तो इस पर आने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि पहले आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करोगे, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसमें ऐड करोगे प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी फंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चों को हम प्लस करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को हम माइनस करेंगे। माइनस कर देने के बाद हम यहाँ पर पहुंचेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पर। अब हम इस नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बाद हम इसके अंदर कुछ और एडजस्टमेंट्स करेंगे। इसको अब हम लेकर आएंगे ऊपर की तरफ और हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। यही नेट प्रॉफिट है रियल में, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो और अब हम जो अकाउंट उठाने वाले हैं वो उठाने वाले पी एंड एल अकाउंट का, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, और इसका फॉर्मूला अब ये वाला लगेगा। मुझे निकालना है बेसिकली नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तरीका मैंने आपको बताया था, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। अब हम नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को करेंगे ऐड और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे माइनस, ताकि हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच सके। यहां पर क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब हमारा मीनिंग शुरू होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का रियल। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कैश का फ्लो होना, मतलब कैश का आना या कैश का जाना। क्या हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है या हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। दैट मीन्स हमारा मेन मोटिव है कैश के फ्लो को देखना कि कैश बिजनेस में आ रहा है या कैश बिजनेस में से जा रहा है। अगर कैश आ रहा है तो हम कहेंगे इनफ्लो ऑफ कैश, कैश अगर जा रहा है तो आउटफ्लो ऑफ कैश। यानी कि एक होता है इनफ्लो ऑफ कैश, एक होता है आउटफ्लो ऑफ कैश। अब ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो किस पर्पस से हो रहा है पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर हम इस नेट प्रॉफिट की तरफ आते हैं वापस। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैश फ्लो हमारा किस किस तरीके से होता है। देखो सुनो, ये हमारी होती है बैलेंस शीट। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आ गए तो लेट मी नो, ताकि मैं आपको दोबारा बता सकूं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की आइटम्स को अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो एक होती है फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दो आइटम, एक होती है हमारी करंट एसेट्स, दूसरी आइटम हमारे पास क्या होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड करंट लायबिलिटीज। ये मैंने आपको बताया था हमारे पास टोटल एसेट्स होती है। क्या क्या होता है? फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमारी सिंपल बैलेंस शीट जो मैंने आपको बताई थी, मैं उसी बैलेंस शीट को लेके चल रहा हूं। तो यहां पर अगर हम एसेट्स को बाइफरकेट करें तो सबसे पहला आइटम हमारे पास ये हो गया, दूसरी आइटम हमारे पास ये हो गई करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज वगैरह, जनरल रिजर्व, पी&एल अकाउंट, और थर्ड आइटम हमारे पास ये हो गई पैसा जो यहाँ पर आ रहा है। ये मैंने आपको एक दिन पहले भी थोड़ा सा क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो आपके पापा, चाचा, मम्मी, पापा, कोई भी घर के अंदर, अगर मानो आप लोगों ने सुना उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो वो कहते क्या है कि यार मैंने ना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है प्रॉपर्टी के अंदर, या उन्होंने कोई मशीन खरीदी है, कोई कार खरीदी है, कोई मोटर व्हीकल खरीदा है, तो क्या कहते हैं, आई हैव इन्वेस्टेड द मनी, वट एवर द मनी आई हैव इन्वेस्टेड द मनी इन मोटर कार और सम प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो यानी कि ये जो पैसा जब हम किसी एसेट्स को खरीदने में लगाते हैं, फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका नाम होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक। दूसरा, अब मानो उन्होंने गाड़ी ली, सपोज करो आपके पापा ने गाड़ी ली है 50 लाख रुपए की, एनी कार ही हैज टेकन, सपोज उन्होंने मर्सिडीज ली है या ऑडी ली है, और ऑडी की वैल्यू आई 50 लाख रुपीज। अब उन्होंने क्या किया, ही हैज 30 लाख रुपीज, और उन्होंने 30 लाख रुपए गाड़ी को खरीदने में लगा दिए, लेकिन गाड़ी तो 50 लाख की है। तो 50 लाख में से 20 लाख रुपए का उन्होंने क्या लिया होगा, लोन लिया होगा। लेकिन वो लोन के बारे में बोलते क्या है, वो बोलते हैं मैंने गाड़ी को खरीदने के लिए 30 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और 20 लाख रुपए का फाइनेंस करवाया है। या अगर मानो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली है, सपोज करो 3-4 करोड़ रुपए की आपके पापा ने प्रॉपर्टी ली है, तो व्हाट ही विल से, वट एवर द मनी आई हैव, सपोज करो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है पापा ने, 3 करोड़ रुपया उनके पास था, तो उन्होंने पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया। फिर वो क्या बोलेंगे, 2 करोड़ का मैंने बैंक से क्या करवाया, फाइनेंस करवाया। तो जब कभी पापा कहीं से किस तरीके का लोन वगैरह लेते हैं तो उसको कहते हैं फाइनेंस। तो ये जो दूसरी एक्टिविटी होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाली, इसका नाम होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी सेकेंड टाइप ऑफ आइटम इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कि पहली एक एक्टिविटी मैंने आपको बताई, जब आप कभी कोई फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात होगी, या हम कोई भी एसेट्स की बात करें, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, एनीथिंग, तो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। लेकिन अगर हम कोई भी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसके अंदर अब आपको जो ध्यान रखना है कि पहले जब आपको बताया गया था कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें जनरल रिजर्व और पी&एल अकाउंट भी थे, लेकिन जनरल रिजर्व और पी&एल अकाउंट अब यहां पर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। आपको सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम, यानी जिसमें हमारा पैसा फाइनेंस होकर हमारे पास आ रहा है। अब ये जो बाकी की 3 आइटम रह गई हमारे पास, जनरल रिजर्व, पी&एल अकाउंट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इन सब का नाम रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जब कभी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम आपको जो पेपर में क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो देखना है, वो ये देखना है कि हमारे जो बैलेंस शीट में आइटम दे रखी हैं वो कौन कौन से नेचर की है। ये दिमाग में रखना कि दैट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ द बुक, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रह सकता है। तो सबसे पहले आपको पेपर में एक बैलेंस शीट आएगी, जैसे ही वो बैलेंस शीट आपके सामने आती है, आपको बैलेंस शीट को देखकर सबसे पहले अपना दिमाग ये चलाना है कि कौन कौन से आइटम किस किस एक्टिविटी की है। अगर वहां इक्विटी शेयर कैपिटल लिखी हुई है, समझो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिबेंचर लिखा हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर वहां पर लिखा हुआ है आपके पास बिल्स पेबल, क्रेडिटर, एटसेट्रा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, तो समझ लो सब हमारी किस चीज की एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हमारी आइटम्स है, जो बिजनेस के ऑपरेशन में काम आती है।
फिर आप जाओगे फिक्स एसेट्स के अंदर या करंट एसेट्स में। फिक्स एसेट्स अगर आइटम लिखी हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आइटम है। और करंट एसेट्स में कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बीआर, वट एवर इट मे बी रिटर्न, वो आपकी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अभी हम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। तो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं कि हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग कैसे करते हैं और ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग होता कैसे है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप पी एंड एल अकाउंट को अपने दिमाग में लेकर आते हो, तो पी एंड एल अकाउंट में आपने जो किया था, या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आपने किया था 12th क्लास के अंदर, बिगिनिंग के अंदर, कुछ कुछ वही आइटम्स हैं, बट क्योंकि कंपनी है तो थोड़ी सी आइटमों के नाम चेंज हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, उस पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन में या तो सीधा सीधा नेट प्रॉफिट लिख के दे देगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, खत्म। अब ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब होता है कि ये नेट प्रॉफिट सारे खर्चे, सारी इनकम को प्लस माइनस करने के बाद है। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, आपने सबसे पहले इस प्रॉफिट को लिखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। अब इस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर जो आपको प्लस माइनस करना है वो देख लो। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, आप उसमें ऐड करोगे प्रपोज डिविडेंड, आप उसमें ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, आप उसमें ऐड करोगे ट्रांसफर टू रिजर्व, आप उसमें ऐड करोगे ट्रांसफर टू एनी अदर फंड, आप उसमें ऐड करोगे एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस, और माइनस करोगे एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम। इतना सब कुछ कर देने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम आ जाएगा। ये सब कुछ जो मैंने भी आपको बताया है, ये सारी की सारी आइटम आपकी वर्किंग नोट में आएंगी। ये सब की सब बातें आपकी कहां पर आएंगी? वर्किंग नोट में आएंगी। यानी कि आपको पेपर में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें आप प्रपोज डिविडेंड ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करोगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी फंड, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस और माइनस एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम करोगे, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है। सारी सारी आइटम आपकी कहां पे यानी वर्किंग नोट में। इस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को निकालने का एक और तरीका होता है। जनरली आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एक बैलेंस शीट दी हुई आएगी, और बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की बैलेंस शीट आपको दी होगी, जो कि जिसको हम कहते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट, जो आपकी कंपनी में अभी अपने रेशियो के चैप्टर में भी एक दो जगह पर अभी तक आपने देखी होगी। ये जो बैलेंस शीट बेटा अब आपको दी हुई आएगी, इस बैलेंस शीट में आइटम कुछ इस तरीके से लिखी होती हैं। जैसे लिखा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर लिखा होगा ईयर 2022, और यहां पर लिखा होगा 2021, 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2021। इसका मतलब क्या है कि अगर पिछले साल हमारी शेयर कैपिटल 5 लाख की थी और इस साल 6 लाख की हो गई है, यानी कि हमने इस साल 1 लाख रुपए के शेयर इश्यू करे, उल्टा पढ़ना पड़ेगा आपको। मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट में आइटम आपको उल्टी दी हुई आएंगी, लेकिन कभी कभी टीचर आपको बेवकूफ बनाने के लिए बैलेंस शीट सीधी भी दे देता है। इसीलिए 90% क्वेश्चन आपको जो नजर आएंगे वो ऐसे ही नजर आएंगे, 2021 और 2022। लेकिन 10% क्वेश्चन में आपको ऐसा भी हो सकता है 2021 पहले लिखा और 2022 बाद में लिखा हो। तो थोड़ा पेपर में ध्यान से देख लेना। कई बार बच्चे क्वेश्चन करने चले जाते हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और बाद में पता आता है बाहर आने के बाद में, अरे यार सारी सारी आइटम तो उल्टी हो गई, मैं तो उल्टा क्वेश्चन कराया। तो थोड़ा ध्यान रखना पेपर के अंदर। वैसे बैलेंस शीट मोस्टली 2021 और 2022 ऐसे ही आती। तो बाकी सब आइटमों की दिक्कत को भी हम बाद में देखेंगे। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर एक आइटम लिखी हुई आएगी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। और यहां पर सपोज करो मैं प्रॉफिट लिखा हो 1 लाख, और यहां पर प्रॉफिट लिखा हो 1,50,000। तो मेरा क्वेश्चन है कि पिछले साल हमारी कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, इस साल हमारी कंपनी में 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। लास्ट ईयर द प्रॉफिट वॉज 1 लाख, दिस ईयर द प्रॉफिट इज ऑफ रुपीज 1,50,000। माई क्वेश्चन इज हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न ड्यूरिंग द ईयर। हमने इस साल में कितने का प्रॉफिट कमाया बताओ, एनीवन? सर 1.5 लाख। 1.5 लाख? कैसे 1.5 लाख बेटा? ये पिछले साल तो हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट था राजे, इस साल प्रॉफिट बढ़कर हो गया 1.5 लाख।
तो हमने इस साल में कितना प्रॉफिट ऐड ऑन करा। देखो बैलेंस शीट में लिखे होने का मतलब क्या होता है। हाँ बताओ आप क्या कह रहे हैं, प्लीज बोलो क्या कह रहे थे बेटा, बोलो बोल राजे क्या कह रहा था अर्जुन। सर वही 50,000 और हो गया, प्रॉफिट यही कह रहा था। 50,000 और हो गया। अब इसका मतलब समझो, देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखे होने का मतलब बहुत सिंपल होता है कि लास्ट ईयर शेयर होल्डर को देने के लिए हमारे पास प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, यानी कि लास्ट ईयर की हमारी बैलेंस शीट जो थी उसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट लिखा होता। दैट मीन वी हैव ए बैलेंस ऑफ रुपीज एज ए प्रॉफिट विच वी कैन गिव इट टू द शेयर होल्डर, नंबर वन। बट as well as in the current year we have a profit of 150,000. That means from where this 50,000 is being coming from, ये 50,000 रुपए आए कहां से, 50,000 आए हमने इस साल जो प्रॉफिट कमाया होगा। अब ये जो 50,000 अभी आपने निकाला है, जिसका भी आप जवाब दे रहे हो 1.5 लाख और 1 लाख में डिफरेंस निकाल के 50,000, क्या अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना, आपने कहा 50,000, मैं पूछूं कैसे निकाला है तो बताओ कैसे निकाला आपने। 1.5 लाख में से 1 लाख को माइनस करके निकाला है, सिंपल। हाँ। और इसको मैं और ज्यादा एलेबोरेट करूं, थोड़ा और वर्डिंग पूछूं, तो आप कहोगे सर क्लोजिंग प्रॉफिट में से मैंने ओपनिंग प्रॉफिट को माइनस किया है, राइट। आप कहोगे मैंने क्लोजिंग प्रॉफिट में से ओपनिंग प्रॉफिट को क्या किया है, माइनस किया है। तो इसी बात को अब मैं यहां लिख रहा हूं, जो बात मैं बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं सरप्लस और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग, मतलब एंड का जो बैलेंस है, माइनस सरप्लस और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग। तो जब मैं क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करूंगा तो कौन सा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जैसे कि अभी आपने मुझे जवाब दिया कि 1.5 लाख में से आपने 1 लाख को क्या किया है, माइनस किया है, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है, राइट। आपने 1.5 लाख में से 1 लाख को क्या किया, माइनस, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 50,000। बस इसी बात को मैंने लिख दिया अब अकाउंटिंग भाषा में, क्या सरप्लस या बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोजिंग 1.5 लाख माइनस सरप्लस और बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग। जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब हम इस आइटम में या तो हमें सीधा सीधा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा होगा या पहले में एक छोटी सी कैलकुलेशन करके निकालना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फिर आप इसके बाद में ऐड करोगे प्रपोज डिविडेंड, फिर आप इसमें ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर आप इसमें ऐड करोगे ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर आप ऐड करोगे ट्रांसफर टू एनी फंड, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम को माइनस करेंगे और फिर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम पे पहुंच जाएंगे। एंड दैट इज द प्रोसीजर टू कंप्लीट योर वर्किंग नोट। ये भी आपका वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू हो। पहले बताओ यहां तक अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, एनीवन? हाँ जी, नो सर। ऋषिका, कृपा, गरिमा, अर्जुन, एनीवन? नो सर। नो सर। जिन जिन ने लेट ज्वाइन किया वो मुझे बताओ, अगर उनको कुछ डाउट आ रहा है तो दोबारा बताता हूँ। कृपा एंड ऋषिका, कोई डाउट आ रहा है बेटा? नो सर। ओके फाइन। अब इसके बाद में बेटा हमारी शुरू होगी। मैं भी आपको प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी सिखा रहा हूँ, मैं आपको कच्चा पक्का बता रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा बड़ा सा परफॉर्मा है जो आपको रटना है बेसिकली। मैं भी आपको एक बहुत हल्का फुल्का परफॉर्मा बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद हो सके। अब आपने क्या करना है, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया, अब आपने इस नेट प्रॉफिट को लेना है। लेकिन जो रुको मैं यहां से हटा देता हूँ इस बैलेंस शीट को, ये आइटम हम यहां से हटाकर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मैं आपको कैश फ्लो का परफॉर्मा बताने जा रहा हूं। तो कैश फ्लो का परफॉर्मा देखो कुछ इस तरीके से बनेगा।
सबसे पहली आइटम आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ही देना है, और इसके अंदर 2 कॉलम आपको ड्रॉ कर देने हैं इस तरीके से। 2 कॉलम ड्रॉ होंगे जिसके अंदर एक फिगर अंदर की तरफ आएगी, फिगर बाहर की तरफ आएगी। आपने इसमें करना क्या वो सुनो। आप इसमें ऐड करोगे, जैसा कि हमने P&L अकाउंट के अंदर आपको पढ़ाया था, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे ऐड होते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए। देखो यहाँ पे मैंने मेरे को बताया था, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग खर्चे ऐड होते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, माइनस। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। अब मैं इसी बात को यहां पर करने जा रहा हूं, लेकिन अब जो मेरे वर्डिंग रहेंगे वो थोड़े अलग रहेंगे, चीजें भी थोड़ी अलग रहेंगी। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं चैप्टर इस समय नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। मैं इस समय चैप्टर पढ़ रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं जानना चाहता हूं मेरे बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया। दैट्स व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर। तो यहां पर खाली नॉन ऑपरेटिंग खर्चे ऐड नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करते हैं या कैश में नहीं होते। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आता है, डेप्रीसिएशन आता है। डेप्रीसिएशन का एक ऐसा खर्चा है जो आपका खर्चा तो होता है लेकिन पैसा कहीं नहीं जाता आपके बिजनेस में। क्या जाता है पैसा कहीं, बताओ? अगर आप डेप्रीसिएशन लगाते हो अपनी एसेट्स पर, तो आप उसको P&L अकाउंट में तो डालते हो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन लगाने पे हमारा पैसा कहीं गया? सोच के बताओ। नो सर। नहीं गया। यानी कि डेप्रिसिएशन लगाते हुए हमारा पैसा कहीं नहीं गया। अगर डेप्रिसिएशन लगाते हुए हमारा पैसा कहीं नहीं गया तो नॉन कैश खर्चा हो गया। ऐसे ही एक और खर्चा बताता हूं। मान लो मैंने एक गाड़ी खरीदी, सपोज करो 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी मैंने, और मैंने उस गाड़ी को 5 साल यूज किया। 5 साल के बाद मेरी बुक्स में उस गाड़ी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। मान लेते हैं गाड़ी की वैल्यू है 12 लाख। 5 साल बाद 20 लाख की गाड़ी की वैल्यू रहेगी 12 लाख। अब मैं गया उस गाड़ी को मार्केट में बेचने के लिए। मार्केट में उस वैल्यूअर ने वैल्यू लगाई, कह रहा भाई साहब ये गाड़ी आपकी 10 लाख रुपए की जाएगी। मैंने बड़ा सोचा समझा, इधर उधर पता किया, और पता लगा 10 लाख से ज्यादा वैल्यू पे नहीं जा रहा। लेकिन मैंने डेप्रिसिएशन लगा के अपनी बुक्स में एसेट्स की वैल्यू लिख रखी है, बेटा कितनी, 12 लाख, क्योंकि 20 लाख की ही थी, 12 लाख की रहेगी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। अब 12 लाख की चीज मेरी बिक रही है 10 लाख रुपए की, तो मुझे 2 लाख का क्या हुआ, लॉस। ये बात क्लियर है? 20 लाख रुपए की गाड़ी ली थी, 5 साल मैंने उसको यूज किया, गाड़ी की वैल्यू रहेगी 12 लाख, लॉस हुआ 2 लाख का। तो इस लॉस को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगा अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए, मैं राइट? जब मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालूंगा, तो मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए लॉस ऑन सेल ऑफ कार डालूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सोच के देखो, क्या सही मायने में इस खर्चे को जब मैंने डाला तो मेरा पैसा कहीं गया बिजनेस में से? मैंने गाड़ी जब खरीदी तब पैसा गया था 20 लाख, मुझे मालूम है। आज इस एसेट्स को 12 लाख की गाड़ी को 10 लाख में बेचते वक्त जो 2 लाख का लॉस मैं बिजनेस में दिखा रहा हूं, क्या ये 2 लाख रुपए मेरे बिजनेस में से कहीं जा रहा है इस साल? सोच के देखो। हाँ जी, जा रहा है। नहीं जा रहे थे। हाँ जी निशिका, कृपा, जा रहा है बेटा पैसा? गरिमा, No, sir. No, नहीं sir. जा रहा। यानी कि मनी इज नॉट गोइंग आउट फ्रॉम आवर बिजनेस, पैसा हमारे बिजनेस से नहीं जा रहा। यानी कि ये खर्चा कैसा खर्चा हुआ बेटा? ये खर्चा हुआ हमारा नॉन ऑपरेटिंग खर्चा या नॉन कैश खर्चा। ना तो ये हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से ही रिलेटेड है, और ना ही ये खर्चा हमारा कैश में है। तो यानी कि मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो सिर्फ इतनी सी है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में अब आप सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को ऐड नहीं करोगे, आप बल्कि नॉन कैश खर्चों को भी ऐड करोगे। दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू ऐड ऑन ओनली द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बट एज वेल एज नॉन कैश एक्सपेंसेस। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अब ये जो मैं बना रहा हूं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का तरीका कुछ हमारा इस तरीके से रहता है, लिख के दिखा रहा हूं। दिस इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां पर रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एड व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग
एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या ऐड करने वाले बेटा? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि कैश में भी नहीं है या बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट नहीं कर रहे। तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश खर्चों की छोटी सी लिस्ट आपको दे रखी है, सारी नहीं दे रखी, किताब में भी 2-4 आइटम लिख के दे रखी है, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। लेकिन पेपर में कोई भी आइटम आ सकती है जिसको देख के आपको रिकॉग्नाइज करना होगा क्या ये हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग खर्चा है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला खर्चा जो हमारा कैश में नहीं होता, मैं पहले उन्हीं की बात कर रहा हूं। सबसे पहला खर्चा डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश खर्चा है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, टूल्स, इक्विपमेंट, कुछ भी जो आपने करा होगा वो आपका यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपका ऐड हो जाएगा। और गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, अमोर्टाइज्ड, ये बिल्कुल वही वर्ड है जिसको कि कल मैं आपसे पूछ रहा था जानबूझकर, पढ़ाते पढ़ाते मैंने बीच में आपसे एक बात पूछी थी कि मशीनरी पर हमारा क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। मशीनरी पर हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, तो इनटेंजिबल एसेट्स पे हमारा क्या लगता है? इनटेंजिबल एसेट्स पर हमारा क्या लगता है? इनटेंजिबल एसेट्स को हम बोलते हैं गुडविल अमोर्टाइज्ड। तो वही बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूं। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है, इसको हम वर्किंग नोट में निकालेंगे। वर्किंग नोट में निकालने का जो हमारा प्रोसीजर रहेगा वो मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमें दिया होगा, या हमें 2 सालों का प्रॉफिट दिया होगा, पिछले साल का और इस साल का। मैं दोबारा से पूरा प्रोसेस बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पूरा प्रोसेस रट जाए, और ये प्रोसेस रटना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप पेपर में इस क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात को। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में या तो नेट प्रॉफिट दे रखा होगा या 2 सालों का प्रॉफिट दे रखा होगा, पिछले साल के एंड का और इस साल के एंड का जो बैलेंस शीट में लिखा होगा। अगर पिछले साल का प्रॉफिट था 2 लाख और इस साल का प्रॉफिट है 3 लाख बैलेंस शीट में लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 2 लाख से प्रॉफिट 3 लाख हुआ है, मतलब इस साल हमने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है। तो सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। यहां पर ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लेना है आपने सबसे पहले, बिफोर टैक्स हम निकालेंगे, सॉरी मुंह से गलती से निकल गया। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हम निकालेंगे, या तो 2 सालों का हमें प्रॉफिट दे रखा हम दोनों में डिफरेंस करके निकालेंगे, या हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। इसके बाद हम इसके अंदर प्रपोज डिविडेंड को ऐड करेंगे, हम इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करेंगे, हम इसके अंदर ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करेंगे, हम इसके बाद ट्रांसफर टू एनी अदर फंड ऐड करेंगे, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा कोई बताएगा, जैसे अर्थक्वेक में कोई लॉस हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, किसी भी तरीके का लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। इसको कर लेने के बाद हम इसमें से माइनस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि आपको, जैसे माना अर्थक्वेक के थ्रू लॉस हुआ, अब लॉस का हमें इंश्योरेंस क्लेम भी तो मिल सकता है, तो उसको क्या करेंगे? माइनस। और ये हमारे पास क्या आएगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। इसको करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे पहुंच जाओगे। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकालने का पूरा प्रोसेस आपका रहेगा वर्किंग नोट में, ठीक है। फिर आपकी शुरू होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने इस नेट प्रॉफिट को नीचे लेकर आना है, यहां पर जो भी मैंने आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बताया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल उसी प्रोसेस पर जैसा हमने आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया था। जब तक आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला एक बार अपने दिमाग में नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट में हम नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को क्या करते हैं? ऐड, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम क्या करते हैं? माइनस। बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि हम यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग खर्चों के साथ साथ एक वर्ड और लिखेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश खर्चों की लिस्ट रियल में बहुत लंबी होती है, बट फॉर द टाइमिंग आपको 3-4 आइटम बता के बातों को खत्म करें जो किताब में आपको दे रखी है, जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अमोर्टाइज। अब यहाँ पे ट्रेडमार्क भी एक वर्ड आता है तो उसको भी लिख लो, मैंने सारे आपको नाम बता दिए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड।
और ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी अगर देखा जाए तो ये प्रोविजन होता है। मान लो मेरे पास कुछ डेटर है जिनसे मैंने पैसा लेना है, मेरे कुछ डेटर्स हैं जिनसे मुझे पैसा लेना है। मान लो मैंने अपने डेटर से पैसा लेना है 2 लाख रुपए, लेकिन मुझे उसमें से लगता है कि 10,000 के डेटर पैसा नहीं देंगे, तो क्या रियल में डेटर ने पैसा देने से मना कर दिया, या मैं सोच रहा हूं? बताओ भाई। अगर 2 लाख के मेरे डेटर हैं और मुझे सिर्फ वो 10,000 के डेटर जो है मुझे लग रहा है पैसे नहीं। अर्जुन आप हैंड रेज करो, कुछ कह रहे हो? नो सर। ओके, द क्वेश्चन इज, मेरे पास 2 लाख रुपए के डेटर हैं, 10,000 रुपए का प्रोविजन कर रखा है मैंने। क्या सच में डेटर ने मुझे मना कर दिया है? मेरे मन की ऐसी सोच है, यार वो बंदा लीचड़ है यार, पैसे नहीं देगा, ये मैं सोच रहा हूं, या सच में उसने मना कर दिया है? कैसा लग रहा है आपको? जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आप बनाते हो, ये रियल में मना कर दिया है या हम सोच रहे हैं? व्हाट यू से? सर अभी हम सोच रहे हैं, उन्होंने मना नहीं करा। हम सोच रहे हैं। अब ऐसा मैं सोच रहा था पिछले साल कि 10,000 के डेटर पैसा नहीं देंगे, इस साल डेटर हो गए 3 लाख के, और अब मैं सोच रहा हूं 20,000 के डेटर मुझे पैसा नहीं देंगे। यानी कि मैंने 10,000 की बजाय 20,000 का प्रोविजन कर दिया, मतलब इस साल मैंने 10,000 का प्रोविजन और लगाया हुआ। तो जो प्रोविजन मैंने लगाया, क्या मेरा पैसा इसमें कहीं गया है? प्रोविजन मेरा 10,000 से 20,000 हो गया, तो क्या मैंने 10,000 रुपए किसी को दे दिए? पैसा तो कहीं नहीं नो गया। सर। ये सिर्फ प्रोविजन मेरे मन की सोच है, जो मैं सोच रहा हूं यार वो बंदा भी लीचड़ है, पैसे नहीं देगा, यार वो बंदा खराब है, पैसे नहीं देगा, मैं सोच रहा हूं। तो इसमें भी मेरा पैसा कहीं नहीं गया, यानी कि ये भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश खर्चा है। हम इसको भी क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और ऐड कर देने के बाद हम यहां पर कुछ आइटम पर पहुंच जाते हैं। फिर हम इसके अंदर नहीं, अब बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, अंदर ही रहेंगे। फिर हम इसके अंदर लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश इनकम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए जो हमारा फॉर्मूला लगता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि अभी आपको सामने फॉर्मूला नजर आ रहा है जहां से मैं मिटा रहा हूं कुछ, यू कैन सी। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश खर्चों को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को हम ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं, और हम क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। यही फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था पहले। इसी फॉर्मूले को बस हम यहां यूज करते हैं अलग स्टाइल में, और हम लिखते क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश खर्चे, और माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब क्या होती है हमारे बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग इनकम? मैं नॉन कैश की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। यहां पर अभी हम नॉन कैश की बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि यहां पर एक वर्ड लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इवन नॉन कैश भी हटा ही दो आप यहां से टोटली, आप सिंपली करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब क्वेश्चन आ रहा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती कौन सी है? व्हाट आर द नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स? बता सकते हो कुछ? नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है रियल में हमारे बिजनेस की? नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैन यू टेल मी? एनीवन? इंश्योरेंस क्लेम। हाँ जी, क्या फॉर एग्जांपल? इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम, बिल्कुल इंश्योरेंस क्लेम हमारा होता है। उसके अलावा वो हमारी बेटा नॉन ऑपरेटिंग नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्या जाएगी वो हमारी। ठीक है, कुछ और? इंश्योरेंस क्लेम के अलावा कुछ और? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स, बेटा कंपनी में हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं आते कभी, मोस्टली हम ये मानकर चलते हैं कंपनी में कभी गिफ्ट्स नहीं आते। हम कंपनी की बातें कर रहे हैं, कुछ और? शाबाश, एनीवन? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड? व्हाट यू आर सेइंग, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड? सर रिसीव्ड वाला ही होगा ना। रिसीव्ड। मैं आपको एक जनरल बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। बिजनेस में, ध्यान से सुनना, बिजनेस में रियल में एक तो हमारा माल बेचने की जो इनकम आती है, ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है। माल बेचने की इनकम ऑपरेटिंग इनकम होती है। इसके बाद
अगर हमारा बिजनेस है कमीशन बेस पे काम करने का, तो कमीशन रिसीव्ड इज अदर ऑपरेटिंग इनकम, एक्सेप्ट दैट 95% रिमेनिंग आइटम्स आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्योंकि हमारे बिजनेस की कोई इनकम होती ही नहीं कुछ और। हमारे बिजनेस के अंदर 2-3 तरह की इनकम होती हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स, नंबर 1, इनकम फ्रॉम रेवेन्यू, एंड द सेकंड वन इज कमीशन रिसीव्ड, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ एक आइटम हम मान सकते हैं, डिस्काउंट हमें कहीं से मिल गया होगा, तो वो भी हमारे बिजनेस की इनकम है। एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग वट एवर यू रिसीव इन द बिजनेस इज ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब जो भी नाम आपके मुंह में आएंगे सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम के होंगे। अभी आपने खाली इंटरेस्ट बोला है, मैं बाकी बता रहा हूं। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और एनी अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कुछ भी पैसा आपके प्रॉफिट के थ्रू आ गया, ये सब की सब इनकम हमारी कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। सर यहां पर अब हम करेंगे इन सबको माइनस। माइनस क्या क्या करेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, etc. anything. On the same basis, you can also add on this item to the numerator also. जो भी हमने ऊपर आइटम लिखी है हम उसके अंदर भी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। कौन सी आइटम को ऐड ऑन कर सकते हैं? जो भी आपके सामने लिखी थी मैंने ऊपर, वो थी हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स डाउटफुल, आप इंटरेस्ट पेड भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, ये सभी हमारी, मैंने कहा ना इसकी लिस्ट बहुत लंबी होती है। मैंने सिर्फ 4-5 आइटम आपको एज ए एग्जाम्पल बताई है, लिस्ट बहुत लंबी है। मोर देन 50+ आइटम आपको याद करनी पड़ सकती है अगर आप ऐसे याद करनी है तो आपको आइटम को देख के एक दिमाग चलाना होगा क्या बिजनेस का खर्चा है या बिजनेस का खर्चा नहीं है, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इट इज। और इतना कर लेने के बाद अब आपका, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे बिजनेस में, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया ऊपर, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। तो ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब आप बड़े ध्यान से देखो, मैंने अभी भी आपको एक बैलेंस शीट पढ़ाई थी। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जस्ट वॉच आउट द बैलेंस शीट वंस अगेन। अभी बेटा मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट के बारे में, और मैंने कहा था बैलेंस शीट जो होती है हमारी, इसमें 3 तरह के आइटम हमारे पास आएंगे। 3 तरह के आइटम बैलेंस शीट में, 3 तरह के आइटम आएंगे। एक फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। नंबर 2 मैंने आपको बताया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स, चारों चीजें, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अब सारी बातों को छोड़ो, मुझे सिर्फ ये देख के बताओ कि मैं 4 में से कौन कौन सी आइटम को अभी तक यूज कर चुका हूं। जस्ट टेल मी दिस थिंग। 4 आइटम लिखी है मैंने सबके सामने, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाट आई हैव यूज्ड टिल दिस टाइम। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन करा है, जो मैंने परफॉर्मा भी आपको सिखाया है, उसमें मैं क्या क्या यूज कर चुका हूं। जस्ट वॉच आउट। बैलेंस शीट को अपने सामने देख लो और मुझे बताओ मैं अभी तक क्या क्या यूज कर चुका हूं। जस्ट टेल मी दिस। मैंने आपको बताया हम नेट प्रॉफिट में जनरल रिजर्व को ऐड करते हैं। देखो ट्रांसफर टू रिजर्व, अभी तक मैं सिर्फ ट्रांसफर टू रिजर्व वाली आइटम को ऐड कर चुका हूं, और सारी आइटम अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली दे रहा हूं, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहा हूं। अभी तक मैंने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को यूज नहीं किया। एम आई राइट? ना मैंने अभी तक कोई स्टॉक की बात की है, ना डेटर की बात की है, ना बीआर की बात की है, ना क्रेडिटर की बात की है, ना बिल्स पेबल की बात, मैंने किसी की बात नहीं करी। मैंने सिर्फ बात किस बारे में की है? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। एम आई राइट? चेक कर लो। आई हैव नॉट यूज्ड इवन अ सिंगल आइटम ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हुए हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी आती है। एम आई राइट? ठीक है बेटा?
हाँ जी बताओ अर्जुन जी, क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ लिसन, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक। इतना कर लेने के बाद जब आप यहां पर पहुंचोगे तो इस आइटम का नाम आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या नाम आएगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, जो मैंने बताया था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन एक क्वेश्चन और, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को यूज करके एक नाम यूज होता था, मुझे बताओ नाम क्या यूज होता? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को यूज करके एक नाम अभी आपको रेशियो के चैप्टर में पढ़ाया गया था। क्या नाम पढ़ाया गया था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को यूज करते हैं? रेशियो की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल बात कर रहा हूं, बताओ। सर उनका डिफरेंस, हाँ डिफरेंस, शाबाश। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, यानी कि मैंने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को यूज नहीं किया हुआ, यानी कि मैं कह सकता हूं मैंने वर्किंग कैपिटल के भी किसी आइटम को यूज नहीं किया हुआ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस सर। अभी तक मैंने आपको बताया 4 आइटम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई और मैंने कहा 4 आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व। अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही आइटमों को यूज किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस की सारी आइटम को यूज किया है और जनरल रिजर्व को यूज किया है। मैंने अभी तक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को यूज नहीं किया, यानी मैंने वर्किंग कैपिटल के आइटम को अभी तक यूज नहीं किया। राइट? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ रहा है मेरे बिजनेस का, लेकिन अभी वर्किंग कैपिटल को मैंने यूज नहीं करा, तो इसको वर्ड लिखा गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी कि अभी वर्किंग कैपिटल के आइटम को अभी तक नहीं डाला गया, अब मैं वर्किंग कैपिटल के आइटम को डालूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है यहां तक? अब आप एक वर्किंग कैपिटल के आइटम को छोड़ दोगे, करंट एसेट्स में से एक आइटम को छोड़ दोगे, उसका नाम होता है कैश। कैश को अपने दिमाग से निकाल दो, बैंक को अपने दिमाग से निकाल दो, उसके अलावा किसी भी एसेट्स को सोचना और मुझे सोच के जवाब देना। मान लो मेरा स्टॉक पहले से बढ़ गया, स्टॉक पिछले साल था 20,000 का, इस साल हो गया 30,000, तो बताओ स्टॉक पहले से बढ़ गया या कम हो गया? सर बताओ बेटा, स्टॉक बढ़ गया या कम हो गया? हाँ जी अर्जुन जी बताएं। सॉरी मुझे वॉइस थोड़ी लो आ रही थी, दोबारा बढ़ बोलोगे गया। आप एक बार? बढ़ गया। बढ़ गया स्टॉक। माय क्वेश्चन इज, स्टॉक बढ़ गया ठीक है, पैसा आ रहा है जा रहा है? तो सर पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है, यानी कि पैसा जा रहा है, आउट गोइंग। प्लस लिखूं माइनस लिखूं? सर प्लस करूं माइनस करूं, इसमें अभी आपने आपको बोला क्या कैश लगता है? इंक्लूड नहीं होगा तो फिर प्लस होना चाहिए। क्या चीज? दोबारा बोलो, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बस, पैसा आ रहा है या जा रहा है? सर पैसा जा जा रहा रहा है है, स्टॉक खरीदने को। तो माइनस होगा प्लस होगा? पैसा सर माइनस होगा। माइनस होगा। अब इसी बात को उल्टा लो, मानो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ने की बजाय स्टॉक कम हो गया, तो स्टॉक मैंने बेच दिया होगा, पैसा आ रहा होगा, अब ये प्लस हो गया। ऐसे मानो डेटर बढ़ गए, तो मैंने उनको उधार मार दिया होगा, मेरे पास से पैसा जा रहा है। डेटर कम हो गए, मतलब मैंने उनसे पैसा ले लिया होगा, पैसा आ रहा है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को ध्यान से सुनना, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं। करंट एसेट्स अगर बढ़ रही है तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? करंट एसेट्स अगर बढ़ रही है तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? सोच के देखो। कैश और बैंक को मत लाना अपने दिमाग में, कैश और बैंक को छोड़कर सोचना, कैश और बैंक को छोड़कर सोचना, स्टॉक को, डेटर को, किसी भी चीज को सोच सकते हो, बस कैश और बैंक को मत सोचना। अगर हमारा स्टॉक बढ़ रहा है तो पैसा जा रहा है, स्टॉक कम हो रहा है तो पैसा आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है तो माइनस हो रहा है, कम हो रहा है तो पैसा आ रहा है, प्लस हो रहा है। यानी कि करंट एसेट्स के केस में आपको सोचना है पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो सबसे पहली बात, ऐड, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कम होगी तो पैसा जा रहा होगा, ठीक है, या आ रहा होगा? करंट एसेट्स कम हुई तो पैसा जा रहा होगा, आ रहा होगा? बताओ भाई। सर स्टॉक करंट को सोच के एसेट्स देख लो कम अपने हुई दिमाग में, सर तो पैसा स्टॉक को सोचो, आएगा। स्टॉक कम हो गया,
हाँ जी, पैसा आ रहा होगा, तो इसे देखो मैंने ऐड करा हुआ, ठीक है। स्टॉक अगर कम हो रहा है तो स्टॉक बेचा होगा, पैसा आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, ऐड। और अगर स्टॉक हमारा बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, माइनस, लेस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ये हम सिर्फ उन्हीं करंट एसेट्स की बात करें जो कैश और बैंक के अलावा है। कौन सी करंट एसेट्स की बात करें, कैश और बैंक के अलावा, बाकी सारी करंट एसेट्स। तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स के अंदर बढ़ने को हम क्या करेंगे, माइनस, और कम होने को क्या करेंगे, ऐड। अब दूसरी बात को सोचो, हाँ जी, सोच के बताओ, मेरी वर्किंग कैपिटल के अंदर एक आइटम और आती, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के बारे में सोचो, मानो मेरे क्रेडिटर पहले से बढ़ गए, मेरी लायबिलिटी पहले से बढ़ गई, तो सोचो पैसा आया होगा, गया होगा, सोच के देखो। सर पैसा आया होगा। आया होगा, यानी करंट लायबिलिटी बढ़ी, पैसा भी आ गया, दोनों चीजें बढ़ गई, करंट लायबिलिटी बढ़ी, पैसा भी बढ़ गया। करंट एसेट्स के केस में क्या होता, करंट एसेट बढ़ रही थी, पैसा जा रहा था, करंट एसेट कम हो रही थी, पैसा आ रहा था। यानी रिलेशनशिप कैसा, उल्टा या सीधा, इनवर्स रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सर करंट एसेट में इनवर्स है और करंट लायबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट है। तो यानी कि अब करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो पैसा भी आएगा, करंट लायबिलिटी कम होगी तो पैसा भी जाएगा। यानी कि अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर ऐड मैंने करा था डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और साथ में क्या करूंगा, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और लेस क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में कोई भी एसेट्स हो सकती है, करंट लायबिलिटी में कोई भी लायबिलिटी हो सकती है, लेकिन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में जो चीज आपको नहीं लेनी है, वो सिर्फ क्या नहीं लेनी है, कैश और बैंक नहीं लेना यहाँ पर, बाकी सब लेना, ठीक है। क्योंकि अगर कैश बढ़ रहा होता है तो पैसा बढ़ रहा होता है, कैश कम होता है तो पैसा कम होता है, लॉजिक तो यही कहता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कैश और बैंक को छोड़ दिया, बाकी सब कुछ लेना। जब हमने सारी आइटम कर दी तो क्या आप क्या बोलोगे, क्या मैंने सारी आइटम जो ऑपरेटिंग आइटम की बोली थी वो करी या नहीं करी, सोच के देखो। चार आइटम बताई थी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डू यू थिंक आई हैव यूज्ड ऑल द फोर राइट नाउ, एम आई राइट? यस सर। ओके। जब मैंने यस सारी सर। आइटमों को यूज कर लिया, जब मैंने सारी आइटमों को यूज कर लिया, तो इस आइटम को करने के बाद एक नया नाम आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। दोबारा से एक बार सादा परफॉर्मा बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि परफॉर्मा थोड़ा सा टफ होता जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम आएगी। और आपको याद करना है बैलेंस शीट को, कंपनी को, वहां से, किताब में से, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद, वैसे मैं भेज दूंगा एक बार फाइल, आप देख लेना। पहले मेरी एक छोटी सी बात सुनो, बाद में क्लास को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी ये पीरियड ओवर हो जाएगा, फिर आप लोग चले जाओगे। भाई मैं रोज के रोज लिंक नहीं भेजूंगा आपको क्लास के लिए, मैं आपको आईडी नहीं भेजूंगा जूम की, ध्यान से सुनो क्या होती है आईडी। मेरा मोबाइल नंबर आप सबको पता है, तो जूम की जो आईडी है, मेरा मोबाइल नंबर मेरी आईडी है 99999751 ये मेरी आईडी है, रोज यही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, नो एंड नेवर। जूम की मेरी आईडी है 9999751761, और उसका पासवर्ड रहेगा आपके पास, मोबाइल के लास्ट के 6 नंबर 751761। अगर बाई चांस कभी लिंक ना भी मिले आपको, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा शेयर कर दूंगा रोज के रोज, क्योंकि उधर टाइम लगता है मुझे, उधर मोबाइल के पास जाना पड़ता है, मेरे को पढ़ाना इधर होता है, तो बाई बीच बीच में कभी लिंक भी टूट जाता है तो प्रॉब्लम आती है। आप लोगों को हमेशा इसी पासवर्ड को इसी लिंक से शेयर करना है हमेशा, रोज जब जब क्लास होगी, कभी बाई चांस आगे भी कभी क्लास लेनी पड़ जाएगी, तो मेरी जूम की आईडी भी यही रहेगी हमेशा परमानेंट, और मेरा पासवर्ड भी यही रहेगा 751761। माई मोबाइल नंबर लास्ट 6 डिजिट is my password, and the total digits of my mobile number is my ID, that is a Zoom ID, ठीक है। याद रखिए वही बात। आई थिंक आप लोगों को ना तो पासवर्ड ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, ना आईडी ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। आप अपने पास आईडी डालना, मेरा मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालना, लास्ट के 6 डिजिट, खत्म, ठीक है। इज इट ओके?
यस मैंने लिख दिया, अब आगे चलते हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया अब आपके पास। तो अभी तक जो हमने किया है मैं उसको एक बार रिकॉल कर रहा था, पहले दोबारा से सुन लेते। आपको क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, और उस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी होगी, बहुत अच्छी सी बैलेंस शीट दी होगी, लंबी चौड़े, नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी लिखी होंगी। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन में सबसे पहले जाना ही सिर्फ एक जगह पे, नेट प्रॉफिट कितना है आपका साल का। तो आपने क्या देखना है, 2 सालों के प्रॉफिट को देखना है, पिछले साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट। सबसे पहले उन दोनों को कंपेयर करना है और देखना है हमारा प्रॉफिट पहले से बढ़ गया कम हो गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो हमारा ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर आप उसमें ऐड करोगे कुछ आइटम जो कि आपको बुक में दे रखी होंगी, वैसे मैंने बता दी है। प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी अदर फंड, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा कोई हुआ होगा जैसे अर्थक्वेक वगैरह का खर्चा जो मैं बोल रहा हूं, और माइनस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को। कर देने के बाद हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाओगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आप नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को करोगे ऐड, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को करोगे माइनस, जो हमारा सिंपल पैटर्न था। लेकिन यहाँ पर वर्डिंग थोड़े से चेंज रहेंगे। आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, उसमें ऐड करने हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश खर्चे, ना केवल नॉन ऑपरेटिंग खर्चे बल्कि नॉन कैश खर्चे। नाम कौन कौन से रहेंगे, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स। ये सब हमारा क्या होगा, प्लस। माइनस होने के नाम पे 3-4 एग्जांपल मैंने दिए हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा। इसको कर देने के बाद आप आ जाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर। आप आ जाओगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को देंगे। अगर करंट एसेट्स बढ़ रही है तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, करंट एसेट्स बढ़ गई तो पैसा चला गया माइनस, करंट एसेट्स कम हो गई तो पैसा आ गया ऐड। यानी कि करंट एसेट्स अगर बढ़ रही है तो पैसा माइनस करोगे, करंट एसेट्स कम हो रही तो पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए आपने उल्टा चलना है। लेकिन करंट लायबिलिटी के केस में करंट लायबिलिटी बढ़ जाए तो ऐड, करंट लायबिलिटी कम हो जाए तो माइनस, सिंपल। इस फंडामेंटल पर आप इस टॉपिक को यहां तक पहुंचोगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब आएगा टिपिकल पार्ट, अब आया इस टॉपिक का सबसे टिपिकल पार्ट, और बहुत आसान सा पार्ट है। इसको करने के बाद अब आपके पास हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं पढ़ाया और अभी पढ़ा भी नहीं रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इतना ही परफॉर्मा याद करने दे रहा हूं, आधा आधा ही परफॉर्मा आपने रटना, बाकी रटना भी नहीं है आगे, वो रटना भी नहीं है, रटना भी आपको इतना ही है, और रटना जरूर है, ये जरूर रटना है। रटोगे नहीं तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। तो पूरी बुक के अंदर में बच्चों को सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को तो रट दो, समझा तो मैं देता हूं, बट समझाने के बाद कोई गारंटी नहीं कि आपको याद रहेगा, इसलिए आपको आइटम में बुक की रटनी है एज इट इज, एंड आई विल टेल यू हाउ टू मग इट अप। अब आई थी आइटम उल्टी। आपने ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स किया था, देखो हमने सबसे ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ऐड करता, सबसे पहली आइटम यही करी थी, देखो प्रपोज डिविडेंड के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा होता, प्रपोज डिविडेंड लिखा होता। प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर मैंने टैक्स का प्रोविजन किया, मैंने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है इतने, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया भी तो होगा, कुछ ना कुछ पैसा गया भी तो होगा इस साल, तो जितना टैक्स मैंने पे करा होगा उसमें मेरा पैसा गया होगा, मुझे उसको नीचे आके क्या करना है, माइनस। जो भी आपने सब कुछ कर दिया है, अब आप करोगे माइनस, माइनस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, माइनस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, माइनस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और माइनस अभी हमने ऊपर एक आइटम और करी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे। अगर पैसा हमारा उसके अंदर गया था या पैसा आया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी हमने प्लस माइनस करी थी, उसका अब हम करेंगे उल्टा, माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में पैसा गया होगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम में पैसा आया होगा, एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। जब हम इन सबको कर देंगे इसके अंदर परफॉर्मा में कंप्लीट,
एक मिनट, ये मैं दूसरा कॉलम नहीं लगा रहा, दूसरा कॉलम लगा रहा हूँ। जब हम सारी आइटमों को कर देंगे, करने के बाद यहाँ पर अब अमाउंट आएगा बाहर। देखो अभी तक मैंने कोई भी अमाउंट बाहर नहीं लिख रखा। इसको कर देने के बाद जो अमाउंट आएगा इसका नाम रहेगा नेट कैश फ्लो ऑब्लिक यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दैट्स इट। आज की क्लास में मुझे आपको इतना ही पढ़ाना था। तो आपको नेट कैश फ्लो यूज्ड और फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना सीखना है, उसको आपको रटना है, मगअप करना है। आपकी बुक के अंदर परफॉर्मा दिया होगा कैश फ्लो की। अगर बुक निकालोगे आप अपनी टीएस ग्रेवाल को निकालोगे तो टीएस ग्रेवाल के चैप्टर के अंदर शुरू में परफॉर्मा नहीं दे रखा, तकरीबन 20, 22 या 25 पेज के बाद में परफॉर्मा दे रखा है। आई थिंक मोर देन 30 पेजेस के बाद शायद परफॉर्मा दे रखा है एक पेज पे, जिसमें खाली डैश डैश लगे होंगे। और आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्किंग नोट को याद करना है, जो मैंने आपको बताया था। वो वर्किंग नोट भी आपको कहाँ दिया होगा, कैश फ्लो के परफॉर्मा के लास्ट में दे रखा है वर्किंग नोट। तो पहले आपको वर्किंग नोट याद करना है और आपको पूरा एक पेज ये वाला याद करना है कैश फ्लो के परफॉर्मा का। अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो आप इस चैप्टर में हमेशा तंग होते रहोगे, कहोगे सर मेरा क्वेश्चन कभी टैली नहीं करता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। आप ही नहीं रोगे, जितने बच्चे कहीं पे भी ट्यूशन पढ़ रहे होगे सबके सब रो रहे होंगे। आपने अगर टॉपिक ट्यूशन में पढ़ भी रखा है तो भी आपको पता होगा आप कितना उसको अटेम्प्ट कर पा रहे, और अगर नहीं पढ़ रहे तो फिर मैं बताइए। मोस्ट ऑफ द बच्चा कैश फ्लो का टॉपिक पढ़ते हुए रोता है और हमेशा परेशान रहता है, सर मेरा कैश फ्लो का क्वेश्चन टैली नहीं होता कभी। आपकी एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सबके चैप्टर के क्वेश्चन टैली हो जाएंगे, इसका क्वेश्चन टैली करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी आपकी। और अगर आपने इस परफॉर्मा को रट लिया तो समझो 95% चांसेस होंगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 5% तब भी एक्सेप्शन रह जाएगी। बताओ बेटा, क्लियर है? हाँ जी राजा, आप बताओ, किसी को कुछ डाउट आ रहा है, कुछ पूछना है तो बता दो, दोबारा बताए। एनीवन? नो सर। सर हाँ जी बेटा बोलो। शाबाश। आप एक बार रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग का मैंने अटेंड नहीं बिल्कुल किया। बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा आपको। बिल्कुल रिकॉर्डिंग थैंक यू। पूरी इसीलिए की गई है कि ताकि आप देख सको। ठीक है, तो आप लोग अभी थोड़ी देर बाद जब कभी आपकी बीएससी क्लास होगी तो मैं भी आपको बीएससी क्लास के लिंक नहीं भेजूंगा, क्लास में यही वाला लिंक रहेगा। वैसे मैं लिंक को शेयर भी करूंगा तो यही लिंक आएगा। तो आप लोगों ने मेरे पासवर्ड को सुन लिया है, सामने आपकी लिखी हुई आईडी। अब आप मुझे बता दो आपको एग्जैक्ट पीरियड कितने बजे स्टार्ट होगा बीएससी का? 7th पीरियड है आपका। सर एट व्हाट 110 टाइम पे इट विल होगा। स्टार्ट? नहीं नहीं 110 हाँ जी, नहीं 110 पे तो 8th पीरियड है, 12:35 पे होता है सर। 12:35। 12:35 पे होगा, राइट। तो 12:35 ऑन। अब आपको आना तो कहीं ऊपर से नीचे है नहीं, नीचे से ऊपर तो चढ़ के आना नहीं है, मुझे चढ़ के आना है। तो आप लोग प्लीज ऑन टाइम क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि मुझे आज इस चैप्टर को कंक्लूड करना है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, फाइनेंशियल मार्केट को। ठीक है, शायद आज भी कंप्लीट नहीं होगा, अभी भी रह जाएगा। ठीक है, तो आज आप फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अगर आज हो गए वेल एंड गुड, नहीं तो कल होगा। और प्लीज कल जब आप लोगों की अकाउंट्स की क्लास होगी तो प्लीज बी ऑन टाइम। आप लोग लेट मत आया करो, क्योंकि अब आपको कहीं जाना तो होता नहीं, सिर्फ घर से क्लासेस तो अटेंड करनी है। बाकी सारे बच्चे तो अभी तक सो रहे होंगे, शायद छुट्टी का दिन है। तो आप प्लीज सबको बोल दें कि कल क्लास यूजुअल टाइम पे जैसे होती है होगी। राइट? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके बेटा, बाय बाय बेटा।